Jai Hind everyone. I am Pinky Sivas. Today I am here to explain chapter number 9, 8th standard CBSE. This chapter is from history and this would be the second and the last part of this chapter. I am going to start from page number 114, Caste and Social Reform. अभी तक हम ये चैप्टर में पढ़ चुके हैं जो भी रिफॉर्म्स औरतों को लेकर हुए, लड़कियों को लेकर हुए और किन किन लोगों ने उन रिफॉर्म्स में बहुत अहम भूमिका निभाई। अभी है कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म कि जाति संबंधित और समाज के अंदर जो भी जाति प्रथा और जाति प्रथा को लेकर जो भी कुरीतियाँ थी उनको दूर करने की कोशिश किन लोगों ने की। Some of the social reformers we have been discussing also criticize. बहुत सारे ऐसे कुछ समाज सुधारक थे जिनके बारे में अभी तक हम पढ़ चुके हैं। उन्होंने कास्ट जो जाति संबंधित कुरीतियाँ थी, इनइक्वालिटीज़ थी, उनको भी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। राजा राम मोहन राय ट्रांसलेटेड एन ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट। राजा राम मोहन राय ने एक पुराने बुद्धिस्ट टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया और वो उसमें ये बताया गया था विच वॉज क्रिटिकल ऑफ कास्ट, जिसमें जाति प्रथा की बुराई की गई थी। प्रार्थना समाज जो था adhere to the tradition of भक्ति that believed in spiritual equality of all caste। और प्रार्थना समाज जो है वो भी इस बात को जोर देता था कि सभी जो लोग हैं वो स्पिरिचुअली इक्वल हैं, सभी जातियों के लोग, और सबको भक्ति भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इन द परमहंसली मंडली जो थी उसको फाउंड किया गया था 1840 में, और इन्होंने भी काम किया कास्ट संबंधित इनइक्वलिटीज़ को अबॉलिश करने को लेकर। मैनी ऑफ दीज, ये जितने भी रिफॉर्मर्स थे और जो भी मेंबर्स थे, ये अलग अलग इन्होंने एसोसिएशंस बनाई हुई थी जो कि रिफॉर्म वर। ये इनमें से बहुत सारे लोग जो थे वो खुद अपर कास्ट से आते थे। ऑफन इन सीक्रेट, कई बार ऐसी कुछ सीक्रेट मीटिंग्स हुआ करती थी जिनमें ये जो रिफॉर्मर्स थे दे वुड वॉयलेट कास्ट अबूज ऑन फूड एंड टच इन एंड एफर्ट टू गेट रिड ऑफ होल्ड ऑफ कास्ट प्रेजुडिस इन देयर लाइव्स। कई बार जब भी इनकी सीक्रेट मीटिंग्स हुआ करती थी तो ये जो रिफॉर्मर्स थे ये वॉयलेट करते थे जाति प्रथा को लेकर, जो भी टैबूज हुआ करते थे खाने को लेकर कि भाई नीची जात के लोगों के साथ बैठकर नहीं खाना है, या फिर अनटचेबिलिटी को लेकर ये कोशिश हुआ करती थी इन लोगों की, ताकि ये जो जाति प्रथा की कुरीतियाँ हैं ये इनकी ज़िंदगी से निकल जाएं। देयर वर ऑल्सो, बहुत सारे दूसरे लोग थे जिन्होंने क्वेश्चन उठाए इनजस्टिस को लेकर। हमारे समाज के अंदर जो सोशल ऑर्डर था, ऊंची जात नीची जात, इन सब चीज़ को लेकर। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द 19th सेंचुरी क्रिश्चियन मिशनरीज बिगिन सेटिंग अप। और फिर उसके बाद 19वीं शताब्दी में बहुत सारे ईसाई मिशनरी थे जिन्होंने स्कूल खोले ट्राइबल ग्रुप के लोगों के लिए, लोअर कास्ट के लोगों के लिए। दीज चिल्ड्रन वर दस इक्विप्ड विद सम ऑफ रिसोर्सेज टू मेक। और इन बच्चों के लिए, जो ट्राइबल ग्रुप के लोग थे, लोअर कास्ट के लोग थे, इन लोगों के लिए स्कूल खोले ताकि ये जो बच्चे हैं इनको कुछ रिसोर्स मिल सके, ताकि उनकी जो दुनिया है वो बदल जाए, वो बच्चे पढ़ लिख जाएं। एट द सेम टाइम द पुअर बिगन लिविंग देयर विलेजेस टू लुक फॉर जॉब दैट वर ओपनिंग अप इन द सिटीज़। इसके साथ साथ जो गरीब लोग थे उन्होंने गांव देहात के इलाकों को छोड़कर शहरों की तरफ जाना शुरू कर दिया जॉब की तलाश में, काम की तलाश में। वहाँ पर शहरों में क्या हुआ करता था, फैक्ट्री हुआ करती थी, जो नई नई फैक्ट्रियाँ बन रही थी। म्यूनिसिपैलिटीज़ में बहुत सारे काम थे। हमने इसके बारे में एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़ जो था वो हम जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से एक्सपेंड किया था। उसके बाद ड्रेन्स, नालियाँ बनाई जानी थी और रोड बनाए जा रहे थे, बिल्डिंग्स बन रही थी, शहर जो थे उनको साफ़ किया जाना था। इसके लिए बहुत सारे अलग अलग लोगों की रिक्वायरमेंट थी। कुली है, खोदने वाले डिगर्स हैं, कैरियर्स हैं, फिर ब्रिकलेयर्स हैं, सीवेज क्लीनर हैं, स्वीपर्स हैं। तो ये सारे जो लोग थे, रिक्शा पुलर हैं, इन लोगों की ज़रूरत थी शहरों में। वेयर डिड, तो ये जो लेबर था ये कहाँ से आना था? ये जो गरीब लोग गांव से आ रहे थे छोटे छोटे कस्बों में, शहर सिटीज़ में, इनमें से बहुत सारे जो लोग थे वो लो कास्ट के लोग थे। और इन लोगों ने फिर शहरों में जाना शुरू कर दिया काम की तलाश में, क्योंकि शहरों में अभी काम की डिमांड थी। इनमें से कुछ जो थे वो प्लांटेशंस में काम करने के लिए आसाम, मॉरिशस, ट्रिनिलैंड, इंडोनेशिया ऐसी जगहों पर चले गए। वर्क इन द न्यू लोकेशंस वाज वेरी ऑफन वेरी हार्ड।
और ऐसी नई जगहों पर जो काम होता था, ऐसी नई लोकेशन में काम करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता था, लेकिन जो गरीब लोग थे, लोअर कास्ट के लोग, उन्होंने इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा, ताकि गेट अवे फ्रॉम द ऑपरेसिव होल्ड ऑफ अपर कास्ट लैंड ओनर्स एक्सरसाइज ओवर देयर लाइव्स एंड डेली ह्यूमिलिएशन दे सफर्ड। इन लोगों ने क्या सोचा कि हम लोग अगर यहाँ से निकलेंगे तो हमें चाहे हम कहीं पर भी काम मिले, लेकिन हमें यहाँ पर जो इनकी ज़िंदगी में, जो गांव देहात में जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स या अपर कास्ट के लोग इनकी ज़िंदगी को होल्ड करते थे, हर दिन इनको ह्यूमिलेट करते थे, एटलीस्ट इनको उन चीज़ों से छुटकारा मिलेगा और अपनी ज़िंदगी को सुधारने का मौका इनको मिलेगा। देयर वर अदर जॉब, बहुत सारे अलग अलग काम और भी थे, जैसे कि आर्मी है एग्जाम्पल के लिए। आर्मी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी। नंबर ऑफ माहर पीपल हु वर रिगार्डेड एज, माहर लोग बड़ी मात्रा में जो जिनको अनटचेबल कहा जाता है, उन लोगों को माहर रेजिमेंट में काम मिला आर्मी में। जो B.R. अम्बेडकर थे, द फादर ऑफ B.R. अम्बेडकर, द लीडर ऑफ दलित मूवमेंट, टॉट एट एन आर्मी स्कूल, इनको ये आर्मी स्कूल में पढ़े थे। उसके बाद डिमांड्स फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस, इन लोगों ने, लोअर कास्ट के जो लोग थे, इन्होंने डिमांड की इक्वालिटी के लिए और जस्टिस के लिए। ग्रेजुअली बाय द सेकेंड हाफ, 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में जो लोग थे, नॉन ब्राह्मण कास्ट के जो लोग थे, उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। जो भी कास्ट संबंधी, जाति प्रथा से संबंधित जो भी कुरीतियाँ थी, जो भी भेदभाव होता था, इन बातों को लेकर इन नॉन ब्राह्मण समाज के लोगों ने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया और ज़्यादा डिमांड की सोशल इक्वालिटी की, जस्टिस की। सतनामी मूवमेंट, यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मूवमेंट चलाए जा रहे थे कास्ट संबंधी इक्वलिटीज़ को लेकर, सोशल जस्टिस को लेकर। सतनामी जो मूवमेंट था वो सेंट्रल इंडिया में चलाया जा रहा था, जिसको घासीदास ने शुरू किया था, जो कि काम करता था लेदर वर्कर्स के बीच में, और इन्होंने एक मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया ताकि इनका जो सामाजिक स्टेटस है, सोशल स्टेटस, उसको सुधारा जा सके। ईस्टर्न बंगाल में हरिदास ठाकुर ये मटुआ सेक्ट से आते थे, जो कि चंदेला कल्टीवेटर्स के साथ में काम किया करते थे। हरिदास ने क्वेश्चन उठाया कि जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हैं, जो भी हमारे टेक्स्ट पुराने लिखे गए हैं, जो हमारे वेद पुराण लिखे गए हैं, जिनमें भी कास्ट सिस्टम को सपोर्ट किया गया है, इन व्हाट इज़ प्रेजेंट डे केरला, आज जो प्रेजेंट डे केरला है, वहाँ पर एक गुरु हुआ करते थे इजावा कास्ट से, श्री नारायण गुरु। इन्होंने ये दावा किया कि जो भी आइडियाज़ हैं यूनिटी के, अपने उन्होंने ये दावा किया कि उनकी जो समाज के जो लोग हैं वो यूनाइटेड हैं, इकट्ठे हैं। उन्होंने आर्ग्यू किया अगेंस्ट द ट्रीटिंग पीपल, कि क्यों, किस बेसिस पे लोगों के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है। कास्ट संबंधी डिफरेंस को लेकर उन्होंने क्वेश्चन उठाया। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके मुताबिक ह्यूमन काइंड जो है वो सेम कास्ट से बिलोंग करती है, सभी मानव जाति जो है वो एक ही कास्ट है। वन ऑफ हिज फेमस, उनकी एक फेमस स्टेटमेंट थी, ओरु जाति ओरु मातम, ओरु दैवम मनुष्यनम, एक कास्ट, एक ही जाति, एक ही धर्म और एक ही भगवान है सभी मानव जाति के। ऑल दी सेक्ट, ये जितने भी अलग अलग सेक्ट थे, इनको फाउंड किया था लीडर्स के द्वारा, हु केम, जो कि नॉन ब्राह्मण कास्ट से आते थे, जिन्होंने इन साथ में मिलकर काम किया हुआ था। दे ट्राई टू चेंज, इन लोगों ने कोशिश किया कि जो समाज में रहने वाले जो लोग हैं, उनकी हैबिट्स को, उनकी प्रैक्टिसेस को चेंज किया जा सके, जिसकी वजह से भी जो भी डोमिनेंट क्लास है उनकी प्रैक्टिसेस को चेंज किया जा सके। दे ट्राइड, उन्होंने एक कोशिश की कि सेल्फ एस्टीम, जो भी सबऑर्डिनेट कास्ट है, उनकी एक सेल्फ एस्टीम को बढ़ावा दिया जा सके। फिर है गुलामगिरी, ये एक बुक का नाम है। वन ऑफ द मोस्ट वोकल अमंग्स द लो कास्ट लीडर, वन ऑफ द मोस्ट वोकल अमंग्स द लो कास्ट लीडर्स वर ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले जो थे, उनका जन्म हुआ था 1827 में, जो कि क्रिश्चियन मिशनरीज़ के द्वारा सेटअप किए गए स्कूल में जिन्होंने पढ़ाई की थी। और जब ये बड़े हो रहे थे, हिज ओन आइडियाज़ अबाउट द इनजस्टिस, इनके खुद के जो आइडियाज़ थे इनजस्टिस को लेकर, कास्ट को लेकर, ही सेट आउट, उन्होंने ब्राह्मण लोगों के ब्राह्मण जो दावा करते हैं कि ब्राह्मण सुपीरियर है दूसरों से, उन्होंने इस बात के ऊपर अटैक किया, क्योंकि वो अपने आप को आर्यंस मानते थे। फुले ने आर्ग्यू किया कि आर्यंस जो थे, देवर फॉरेनर्स,
वो बाहर से आए हुए लोग थे जो कि इस भारत के उपमहाद्वीप पे आए थे एंड डिफीटेड द सब्जुगेटेड एंड द ट्रू चिल्ड्रन, जिन्होंने यहाँ के जो सही मायने में जो भारत के जो लोग थे उनको सब्जुगेट किया था, उनको अपने अधीन किया था। दोज हु हैड, जो यहाँ पर सदियों से रह रहे थे। एज द आर्यन एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस, क्योंकि यहाँ पर आर्यन लोगों ने अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश किया, तो उन्होंने यहाँ पर जो हराई हुई पॉपुलेशन थी, जो यहाँ की पॉपुलेशन थी जिनको इन्होंने हराया था, उनको इन्फीरियर के तौर पर ट्रीट करना शुरू कर दिया, लो कास्ट मानना शुरू कर दिया। फुले के मुताबिक जो अपर कास्ट के लोग हैं, दे हैड नो राइट टू देयर लैंड एंड पावर, उनके मुताबिक कि जो बाहर से आए हुए जो लोग हैं, इनका यहाँ की ज़मीन के ऊपर, पावर के ऊपर कोई भी हक नहीं है। रियलिटी में द लैंड बिलोंग टू द इंडिजीनियस पीपल, यहाँ के जो सही मायने में यहाँ के जो इंडिजीनियस पीपल हैं, ये उनकी ज़मीन है जिनको ये लो कास्ट बुलाते हैं। फुले ने ये भी क्लेम किया कि आर्यन लोगों के आने के पहले एक गोल्डन एज हुआ करती थी, जहाँ पर वॉरियर पीजेंट्स जो हुआ करते थे वो ज़मीनों को जोतते थे और रूल करते थे। मराठा कंट्री साइड इन जस्ट, और मराठा जो थे वो गांव देहात में रहा करते थे, बहुत ही अच्छे तरीके से रहा करते थे। उन्होंने प्रपोज किया दैट शूद्रास जो भी लेबरिंग कास्ट है और अति शूद्रा जो अनटचेबल्स हैं, उन सबको साथ में आ जाना चाहिए ताकि जो भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसको चैलेंज किया जा सके। उन्होंने सत्य शोधक समाज, एक एसोसिएशन को इन्होंने फाउंड किया था जिसका नाम था सत्य शोधक समाज, और उन्होंने कास्ट इक्वालिटी को प्रोपगेट किया। 1873 में फुले ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था गुलामगिरी। इसका मीनिंग है स्लेवरी, दासत्व, गुलाम। Some 10 years before this, the American Civil War had been fought. इस बुक के लिखने से कुछ साल पहले, लगभग 10 साल पहले, अमेरिका में सिविल वॉर हुई थी, जिसकी वजह से वहाँ पर स्लेवरी, दासत्व प्रथा का अंत हो गया था अमेरिका में। फुले ने अपनी इस बुक को डेडिकेट किया था उन सारे अमेरिकन को जो इस लड़ाई में लड़े थे और जो इस लड़ाई में आज़ाद हुए दास थे उनको। दस एस्टैब्लिशिंग ए लिंक बिटवीन द कंडीशन ऑफ लोअर, तो यहाँ पर उन्होंने एक लिंक एस्टैब्लिश किया था भारत के जो भी लोअर कास्ट के लोग हैं और जो ब्लैक स्लेव अमेरिका में रहते थे उनके बीच में। ये एक एग्जाम्पल जो है वो ये दिखाता है कि जो फुले थे, ज्योतिराव फुले, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था कास्ट सिस्टम को और आर्ग्यू किया था जितने भी इनइक्वलिटीज़ हैं समाज के अंदर उनको इन्होंने आर्ग्यू किया। ही वॉज कंसर्न्ड अबाउट द प्लाइट ऑफ अपर कास्ट वुमेन, तो इतना ही नहीं, यहाँ तक कि जो अपर कास्ट की औरतें थी उनकी जो दयनीय अवस्था थी, जिस अवस्था में उनको रखा जाता था, उसके बारे में भी ये बहुत ज़्यादा चिंतित थे। इनको ह्यूमिलिएट किया जाता था। लेबरर कास्ट की जो भी तकलीफ़ें थे उनके बारे में भी ये काफ़ी चिंतित थे। ये जो मूवमेंट इन्होंने चलाया कास्ट रिफॉर्म को लेकर, ये जारी रहा 20वीं सेंचुरी तक। दूसरे जो दलित लीडर थे जैसे बी आर अम्बेडकर है, उन्होंने ईवी रामस्वामी नायकर है साउथ इंडिया में, इन सब लोगों ने इन मूवमेंट को जारी रखा ताकि सब लोगों को इक्वल माना जा सके। हु कुड एंटर द टेम्पल, अब टेम्पल्स में कौन एंटर कर सकता था? अम्बेडकर जो थे ये माहर फैमिली में इनका जन्म हुआ था। जब ये बच्चे थे इन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस किया था कास्ट प्रेजुडिस को लेकर। इसका जो हर दिन की ज़िंदगी में जिनको फेस करना पड़ता था, स्कूल में इनको ज़बरदस्ती क्लासरूम के बाहर बैठने पर, ज़मीन के ऊपर बैठने पर मजबूर किया जाता था। इनको जो जिस टैप से सारे बच्चे अपर कास्ट के बच्चे पानी पीते थे उससे ही पानी नहीं पी सकते थे। स्कूल ख़त्म होने के बाद इनको यूएस जाने का मौका मिला हायर स्टडीज़ के लिए। जब ये वापस लौटे 1919 में, इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा। अपर कास्ट की जो पावर थी टेम्परेरी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में, उसके बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा। 1927 में अम्बेडकर जी ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, ए टेम्पल एंट्री मूवमेंट जिसका नाम था, जिसमें माहर कास्ट के जो लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ब्राह्मण पुजारी जो थे वो इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए जब दलित लोग जो थे उन्होंने टेम्पल के टैंक में से पानी पिया, तो सारे जो ब्राह्मण थे, पुजारी थे, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। अम्बेडकर ने इस तरीके के 3 मूवमेंट शुरू किए जिसको टेम्पल एंट्री मूवमेंट बोलाते हैं, 1927 से 1935 तक। उनका मकसद ये था ताकि एवरीवन सी द पावर ऑफ कास्ट प्रेजुडिक्स इन द सोसाइटी, कि समाज में जाति प्रथा को लेकर जो भी प्रेजुडिक्स थी, जो भी जिस तरीके से जो कुरीतियाँ चली आ रही थी, जिनको बिना, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता और लोग उनको विश्वास कर लेते हैं, उन कुरीतियों को लेकर इन्होंने आवाज़ उठाई थी। नॉन ब्राह्मण मूवमेंट,
In the early 20th century, non-Brahman movement started. The initiative came from those non-Brahman caste that had acquired access to education. यहाँ पर non-Brahman movement शुरू किया गया। ये जो इनिशिएटिव था ये नॉन ब्राह्मण समुदाय कास्ट के लोगों ने शुरू किया था, जो भी पढ़े लिखे लोग थे, जिनके पास पैसा था, प्रभाव था। इन लोगों ने आर्ग्यू किया कि जो ब्राह्मण हैं ये किसके वंशज हैं? आर्यन लोगों के। आर्यन कौन थे? इन्वेडर्स, जिन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। द इंडिजीनियस, और किसके ऊपर आक्रमण? यहाँ के जो लोग हैं, भारत में रहने वाले लोग कौन थे? द्रविडियन रेसेस। दे ऑल्सो चैलेंज ब्राह्मणिकल क्लेम टू पावर। इन लोगों ने ब्राह्मण लोगों की जो भी सत्ता थी उसको भी चैलेंज किया। ईवी रामस्वरूप नायकर और पेरियार, जिसका नाम पेरियार भी था इनका, एज ही वॉज कॉल्ड, जैसा इनको बुलाया जाता था, ये मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। ही हैड बीन एन एस्टिक in his early life and had studied Sanskrit scriptures carefully. Later he became a member of Congress. बाद में ये जो थे ये कांग्रेस के सदस्य भी बन गए। और इन्होंने only to leave it in disgust when he found that, इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया जब इन्होंने ये देखा। एक बार क्या हुआ था, ये एक खाना खा रहे थे, ये सारे जितने भी हमारे नेशनलिस्ट लोग थे, राष्ट्रवादी लोग थे, ऐसा सिटिंग अरेंजमेंट किया गया था जिसमें कास्ट डिस्टिंक्शन थी। मतलब सारे लोगों को मिलकर खाना खाना था, लेकिन उसमें भी जो अपर कास्ट के लोग थे वो अलग बैठेंगे, जो लोअर कास्ट के लोग थे वो अलग बैठेंगे। ऐसा देखने के बाद इनको गुस्सा आ गया एंड वर मेड टू सिट एज डिस्टेंस फ्रॉम द अपर कास्ट। और यहाँ पर अपर कास्ट के लोगों के साथ डिस्टेंस मेंटेन करके बैठने को कहा गया था। तो कन्विंस दैट अनटचेबल्स हु हैड टू फाइट फॉर देयर डिग्निटी, पेरियार फाउंडेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। जब इन्होंने कांग्रेस को इस बात के लिए नाराज़ होकर इन्होंने छोड़ दिया और इन्होंने ये इस बात से कन्विंस देखी जो अनटचेबल लोग हैं उनको अपने अधिकार, अपना सम्मान पाने के लिए लड़ना पड़ेगा। तो पेरियार जो थे इन्होंने एक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया। इन्होंने आर्ग्यू किया कि जितने भी अनटचेबल्स हैं यही ट्रू अप होल्डर्स हैं ओरिजिनल तमिल और द्रविडियन कल्चर के, विच हैज बिन, जिनको ब्राह्मण लोगों ने सब्जुगेट कर लिया, अपने अधीन कर लिया। ही फेल्ट दैट ऑल रिलीजियस अथॉरिटीज सॉ सोशल डिवीजन्स एंड इनइक्वलिटी एज गॉड गिवन। इन्होंने ऐसा माना, इनको ऐसा लगता था कि जितने भी रिलीजियस अथॉरिटीज़ हैं और जितनी भी समाज के अंदर डिवीज़न बनी हुई हैं, जो भी इनइक्वलिटीज़ हैं वो भगवान की दी हुई हैं। अनटचेबल हैड टू फ्री देमसेल्फ, अनटचेबल लोगों को अपने आप को आज़ाद कराना होगा। इसीलिए जितने भी रिलीजन हैं टू अचीव, जितने भी रिलीजन हैं उनमें से इनको सबको निकलना पड़ेगा अगर इनको समाज के अंदर इक्वालिटी पानी है तो। पेरियार जो थे वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे जितने भी हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं उन सबको, और स्पेशली जो मनु संहिता में जो कोड्स हैं मनु संहिता के, उनको जितने भी जो हमारे ये जो मनु संहिता है ये हमारी, इससे ही हमारे सारे कानून बनाए गए हैं समाज संबंधित। भगवत गीता है, रामायण है, तो ये इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे क्योंकि स्पेशली इन सारी बातों में, इन सारी जो हमारी भी जो टेक्स्ट हैं इनमें कहीं ना कहीं कास्ट इनइक्वलिटीज़ को दिखाया गया है। उन्होंने ये कहा कि ये जो टेक्स्ट हैं दे हैड बीन यूज्ड टू एस्टैब्लिश द अथॉरिटी ऑफ ब्राह्मण ओवर द लोअर कास्ट एंड द डोमिनेशन ऑफ मैन ओवर वुमेन। इन्होंने ये बताया कि जितने भी ये टेक्स्ट हैं इनमें क्या बताया गया है कि ब्राह्मण लोग जो हैं वही अथॉरिटी रखेंगे लोअर कास्ट के ऊपर, और जो भी मैन हैं वो डोमिनेट करेंगे विमेन को। These assertion did not go unchallenged, लेकिन ये जो भी बातें इन्होंने बोली ऐसा नहीं था कि इसको किसी ने चैलेंज नहीं किया। The forceful speeches writing movement of lower caste leader did lead to rethinking and some self-criticism among upper caste nationalist leader। बहुत सारा कुछ लिखा गया, बहुत सारी स्पीच बोली गई और इसकी वजह से जो कास्ट को लेकर जो भी बातें कही गई, लिखी गई, जिसकी वजह से जो अपर कास्ट के नेशनलिस्ट लीडर थे, जो राष्ट्रवादी लोग थे, जो देशभक्त लोग थे, उन्होंने इन सारी बातों को दोबारा सोचा समझा। लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी है, ऑर्थोडॉक्स मीन्स जो रूढ़िवादी, जो पुरानी परंपराओं को फॉलो करने वाले लोग हैं, उन्होंने रिएक्ट किया। एक दूसरा सनातन धर्म सभा इसको इस्टेब्लिश किया इन्होंने, भारत धर्म महामंडल नॉर्थ में। मतलब जो भी
एस्टैब्लिश किए थे इन्होंने, जो भी अलग अलग सभाएं या जो भी मूवमेंट को लेकर जो एसोसिएशन इन सभी लोगों ने बनाई थी ताकि समाज के अंदर इक्वालिटी आ जाए, सोशल जस्टिस आ जाए, उसके खिलाफ जो पुराने ऑर्थोडॉक्स लोग थे वो भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी काफ़ी सारे ऐसी एसोसिएशन सेटअप की जिनको नाम यहाँ पर बताया गया है कि सनातन धर्म सभा इस्टेब्लिश की गई, भारत धर्म महामंडल नॉर्थ में, और उसके साथ साथ ब्राह्मण सभा बंगाल में सेटअप की गई। इनका मकसद ये था इन एसोसिएशन का कि जितने भी कास्ट डिस्टिंक्शन हैं उस हिंदुइज़्म में उनको इस जो भी हमारे जिनको सैंक्शन करते हैं हमारे स्क्रिप्चर्स, उनको इसी तरीके से फॉलो किया जाए जिस तरीके से समाज में होता चला आ रहा है। डिबेट होती रही, स्ट्रगल होते रहे, ये लगातार जारी रहे आगे आने वाले समय भी, कॉलोनियल पीरियड में भी, और लगभग आज के समय में भी हम देखते हैं कि ऐसी जो चीज़ें हैं वो लगातार होती रहती हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ऑर्थोडॉक्स होते हैं, बहुत सारे जो लोग होते हैं वो लिबरल होते हैं, लेकिन ये इनइक्वालिटीज़ चलती रहती हैं। ऑन द नेक्स्ट पेज यहाँ पर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए गए हैं, उनके रिफॉर्म बताए गए हैं। ब्रह्म समाज के बारे में बताया है, द रेजियो और यंग बंगाल के बारे में बताया, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद के बारे में बताया है, प्रार्थना समाज, वेद समाज, अलीगढ़ मूवमेंट और सिंह सभा मूवमेंट। यू कैन रीड फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। दैट्स इट इन दिस वीडियो।